नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ब्रेन बॉक्स कंपटीशन पॉइंट में। मैं अंचल सिंह आज आप सभी के लिए 10 हिंदी प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसमें कि 50-50 प्रश्न होंगे और सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हिंदी पूछी जाती है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है, कौन सी भाषा है? ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा, बी अवधी भाषा, सी भोजपुरी की खड़ी बोली। तो इनकी कौन सी भाषा है मलिक मोहम्मद जैसी की? अवधी भाषा। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा। और मलिक मोहम्मद जैसी जो थे वो किस काल के थे? किस काल के थे वो? भक्ति काल के थे। भक्ति काल के किस शाखा के कवि थे ये? निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा के कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपभ्रंश का मुख्य छंद है। अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा है, बरबह है, कुंडलिया है, सबया है। क्या है बताइए? क्या है? दोहा है। क्या है? दोहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते थे? किस तरह की साहित्य की रचना के लिए जाने जाते थे? काव्य रचना के लिए, आलोचना के लिए, समीक्षक के लिए, व्यंग्य के लिए। किसके लिए जाने जाते थे ये? व्यंग्य के लिए। जी हाँ, यानी किसके लिए जाने जाते थे? व्यंग्य के लिए। इनकी कुछ मतलब कि कृतियाँ और भी हैं, उनके बारे में उनके जैसे कि कौन कौन सी हैं? जैसे कि सदाचार का ताबीज है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र है, और पंगडंडियों का जमाना है। इनकी ये रचनाएं और भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? तो देखिए कि शिव का अर्थ महादेव भी होता है, पशुपति भी होता है, शंकर भी होता है, यानी कि चक्रपाणी नहीं होता है। चक्रपाणी मतलब विष्णु भगवान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? निम्न में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा शब्द पर्यायवाची शब्द चंद्रमा का नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? विदु। विदु चंद्रमा का पर्यायवाची है। शशि है, चांद है, सूत नहीं है। सूत माने क्या होता है? बंदी। अगर सूत माने बंदी होता है, अगर यही सुत होता है, सुत, तो इसका मतलब क्या होता है? बेटा, यानी कि पुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं, ईशान कहते हैं, वायव्य कहते हैं, नैऋत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। और इसी तरह पूरब और दक्षिण की दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। पूरब और दक्षिण की दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। और पश्चिम और उत्तर को क्या कहते हैं? दिशा को क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम की दिशा को क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7। द्विज शब्द का अर्थ होता है। द्विज शब्द का अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? ब्राह्मण होता है? नहीं होता है। द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण होता है? नहीं होता है। दांत? नहीं। पक्षी? नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। और द्विज शब्द का अर्थ होता क्या है? जो 2 बार जन्म लेता है। जो 2 बार जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? द्विज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। तो गमन का विलोम शब्द है। गमन का विलोम शब्द है आना, उतरना, रुकना, आगमन। क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? डी। हाँ बिल्कुल सही। क्या होगा? आगमन। क्या होगा? आगमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि अनुचित विकल्प जोड़ा कौन सा है? अनुचित विकल्प जोड़ा कौन सा है? अनुराग का विराग, कटु मधुर, उन्नत उन्नति, अल्पज्ञ बहुयज्ञ। यानी कि ये क्या दे रखे हुए हैं? इनके विलोम शब्द दे रखे हुए हैं। क्या दे रखे हैं? इनके विलोम शब्द दे रखे हैं। तो अब देखिए अनुराग का विलोम विराग होता है, सही है। और कौन सा जोड़ा अनुचित है, मतलब कि गलत है? ठीक है,
अनुराग का विराग होता है, कटु का मधुर होता है, अल्पज्ञ का बहुयज्ञ होता है, उन्नत का उन्नति नहीं होता है, उन्नत का होता है औन्नत। क्या होता है? औन्नत। औन्नत क्या होता है? औन्नत। क्या होता है? औन्नत। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से तत्सम और तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा त्रुटिपूर्ण है? और तत्सम और तद्भव का मतलब क्या होता है? जो संस्कृत से हूबहू ले लिए गए हों उसको जो है तत्सम कहते हैं, और तत्सम का बदला हुआ रूप तद्भव कहलाता है। ठीक है, तो घृत का घी यानी कि घृत तत्सम है, घी तद्भव है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है। अब देखिए, त्वरित का तुरंत होता है। ठीक है, और तिक्त का तीता होता है। ऊष्ट का जो है उष्ट्र होता है, ना कि ऊट होता है। क्या होता है? उष्ट्र होता है। क्या होता है? उष्ट्र होता है। क्या होता है? उष्ट्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को जो है ये डैश फिल करना है। ठीक है, लिखा हुआ प्रत्येक डैश सिखाता है कि आपस में डैश से रहो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम उठाते हैं, प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो, यानी कि पहला ऑप्शन ये हो गया, यानी कि ये तो सही बैठ रहा है। बी, प्रत्येक व्यक्ति सिखाता है कि आपस में स्वार्थ में रहो, नहीं मेल नहीं खा रहा है। प्रत्येक समाज सिखाता है कि आपस में मित्रता से रहो। ठीक, ये भी मेल नहीं खाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति सिखाता है कि आपस में मिलजुल कर रहो। तो सबसे ज़्यादा जो है अच्छा विकल्प कौन सा आप लोगों को लगा? कि प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए वाक्य पढ़िएगा। यह आँखों की देखी घटना है। यह आँखों से देखी घटना है। तो यानी आँखों से देखी घटना है। से लगाना मतलब आँखों से ही देखोगे ना। अब इसमें से लगाने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो अब आँखों से देखी घटना है, आँखों से देखी घटना है, से ना लगाते तब भी सही था। ये आँखों द्वारा देखी घटना है, आँखों से ही तो घटना देखी जाएगी। ये आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है, अब आँखों से सुनना भी तो नहीं हो सकता है। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह आँखों देखी घटना है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। नीचे लिखा कर नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी बर्तनी शुद्ध है? किसकी बर्तनी शुद्ध है? ठीक है, अब देखिएगा किसकी बर्तनी शुद्ध है। तो बताइए कि द्वारका पूजनीय, द्वारका पूजनीय। अब ये बताइए पूजनीय ऐसे ही लिखा जाता है? पूजनीय ऐसे नहीं लिखा जाता है। पूजनीय कैसे लिखा जाता है? पूजनीय कैसे लिखा जाता है? पूजनीय कैसे लिखा जाता है? पूजनीय। अब अहिल्या, अहिल्या ऐसे ही लिखा जाता है। अहिल्या कैसे लिखा जाता है? अहिल्या कैसे लिखा जाता है? अहल्या क्या लिखा जाता है? ये इसका शुद्ध रूप है। क्या है इसका शुद्ध रूप? अहिल्या। ठीक है, अब देखिएगा अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान इसी तरह लिखा जाता है। अंतर्ध्यान इस तरह नहीं लिखा जाता है, अंतर्धान लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? अंतर्धान। अंतर्धान ये इसका शुद्ध रूप है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हुआ? 13 का ए, यानी कि द्वारका सही लिखा हुआ है। इसका आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना, प्रेम का होना और सम्मान देना। तो क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि बरस पड़ना मतलब अत्यधिक क्रोधित हो जाना, अत्यधिक क्रोधित हो जाना। इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठी का दूध याद आना का सही
अर्थ क्या है? छठी का दूध याना, यानी कि छठी का दूध याद दिला देना। क्या यानी कि इसका आंसर क्या होगा? बुरा हाल कर देना, पराजित होना, बचपन की याद दिलाना, भूख लगना। तो इसका क्या होगा? बुरा हाल कर देना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो अब सूर्य का पर्यायवाची नहीं, अब यह हम लोगों को बताना है। तो सूर्य का पर्यायवाची दिनकर होता है, रवि होता है, अंशुमाली होता है, यामिनी नहीं होता। यामिनी किसका पर्यायवाची है? रात का। किसका पर्यायवाची है? रात का। किसका पर्यायवाची है? रात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे क्या कहते हैं? जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे क्या कहते हैं? उद्भज, यानी कि उसे क्या कहते हैं? उद्भेज। क्या कहते हैं? उद्भेज। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी नंबर। इसका आंसर कौन सा होगा? डी नंबर। ठीक है, और जो लोग माता पिता के झिल्ली से निकलते समय जो है खेड़ी में लिपटे होते हैं उसे क्या कहते हैं? जरायुज। उसे क्या कहते हैं? जरायुज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? आचार का विलोम क्या होता है? आचार का विलोम क्या होता है? तो जवाब दीजिए। अनाचार होता है? नहीं होता है। आचार का विलोम क्या होता है? अनाचार होता है? नहीं होता है। अनाचार होता, अनाचार नहीं होता है, अनाचार होता है। मतलब कि ए ऑप्शन सही है। अनाचार नहीं होता है, अनाचार होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए तत्सम और तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा शब्द त्रुटिपूर्ण है? तो अब देखिएगा, अब ये क्षीर खीर, यानी कि ये सही है, यानी कि क्षीर का खीर तद्भव होता है। ठीक है, अब इसका देखिएगा, दुग्ध का दूध होता है, दुग्ध का दूध होता है, यानी कि क्षीर का खीर होता है, क्षीर का खीर होता है, दुग्ध का दूध होता है, घृत का घी होता है, और दही का दधी, यानी कि दधी का दही होता है। किसका होता है? यही सही, यानी कि इसकी जगह में क्या होना चाहिए था? दधी। क्या होना चाहिए था? दधी। क्या होना चाहिए था? दधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, अपनी बातें छिपाना, अपनी निंदा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी चर्चा स्वयं करना। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिख रखा है? निम्नलिखित वाक्यों में किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? अब प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जो कर्ता स्वयं ना करके जो है दूसरे से करवाने के लिए कहता है। जैसे कि जो उसने कहा कि पिता उसे पढ़ाते हैं, वह स्वयं ना पढ़ करके उसे पिता पढ़ाते हैं। ठीक है, अब सी देखिएगा, वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, मतलब वो खुद नहीं पढ़ाता है, अध्यापक से पढ़वाते हैं। अध्यापक परिश्रम करवाते हैं, अध्यापक परिश्रम करते नहीं हैं, करवाते हैं। अब कौन सा बच्चा? ऑप्शन नंबर बी, राम नहीं पढ़ता। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कि राम नहीं पढ़ता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तबियत और अनियर का प्रयोग होता है। ठीक है, ये संस्कृत से है। ठीक है, ये क्वेश्चन संस्कृत का है, लेकिन हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। जो है ये चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसका किसके अर्थ में प्रयोग किया जाता है? चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तबियत और अनिवर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए, हालांकि आप लोगों को मैं थोड़ा सा उदाहरण देके एक बताता हूँ। जैसे कि तेन कार्य कर्तव्यम, तेन कार्य कर्तव्यम, यानी कि उसके द्वारा कार्य किया जाना चाहिए। तो यानी कि तबियत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तुमन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में किया जाता है?
तुमन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में किया जाता है? ये भी संस्कृत का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट याद करके रखा जाता है, हालांकि संस्कृत के होते हैं लेकिन हिंदी में पूछ लेते हैं कभी कभार क्वेश्चन को टफ करने के लिए, ठीक है। तो तुमन में तुम ना गायब हो जाता है, तुम हो रह जाता है, ठीक है। तो तुमन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? को के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? को और के लिए, को के लिए भी किया जाता है, को के लिए भी, ठीक है, को के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिस समास के पूर्व व उत्तर पद दोनों समान रूप से प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जिसके जो है दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं बताइए? तत्पुरुष कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है? तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है बताइए? द्वितीय पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में क्या होता है? द्वितीय पद प्रधान होता है। जैसे कि अब जैसे इसमें जो है कारकों का भी लोप होता है, जैसे कि मैं कहूँ कि यश प्राप्त, यानी कि यश को प्राप्ति, ये कौन सा समास हो गया? कर्म तत्पुरुष समास हो गया। इसी तरह इसमें जो है कारकों का, कारक विभक्ति का भी लोप होता है। अब देखिए बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास की परिभाषा क्या होती? तीसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे कि पंकज, पंकज मतलब कीचड़ में उगने वाला, यानी कि कमल। इसी तरह ये देखिएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्विगु समास। द्विगु समास का परिभाषा क्या होती है? प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची, द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे कि चौराहा, चार राहों का समूह। तो यानी कि अब कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मतलब जिस समास के पूर्व व उत्तर पर दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? ठीक है। तो अब द्विगु समास की अभी हमने आपको परिभाषा बताई थी कि जिसमें प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान होता है। तो यानी कि नील कमल में ऐसा कुछ है नहीं है, ठीक है। और बहुब्रीहि समास में क्या होता है? तीसरा पद मतलब कि प्रधान होता है। दोनों पद, ना तो प्रथम पद ना द्वितीय पद, कोई अन्य पद जो है प्रधान होता है। तो कौन सा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है? पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, ठीक है। विशेषण जो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और जो ठीक है, और जो संज्ञा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। तो अब नील कमल में कौन सा समास है? तो अब नील कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। इसमें से जैसे कि कुछ शब्दों का लोप होता है, जैसे कि के समान, के रूपी, है जो, यानी कि जैसे नील कमल यानी कि नील के समान जो कमल है उसे नील कमल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है। अब जैसे कि अब पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ। मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, ठीक है। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, ठीक है। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, ठीक है। अब सी नंबर क्या लिखा है? मैं आपकी सौजन्य पर मुग्ध हूँ, ठीक है। और फिर क्या लिखा है? इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। लेकिन अब ऑप्शन नंबर एक बार आप बी को पढ़िएगा। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, ठीक है। सौजन्य पर, आपकी तो होता नहीं, आपकी सौजन्यता तो होता नहीं है ना, आपकी सौजन्य होता है, आपके सौजन्य होता है, या फिर आपके सौजन्य पर मुग्ध हो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, यानी कि आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। क्वेश्चन नंबर 17। अटारी का तद्भव रूप होता है। अट्टालिका का तद्भव रूप होता है। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होता है? अटारी। क्या होता है? अटारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अत्यधिक व्यवस्था से जीवन में नीरसता आ जाती है। वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्धि और वर्तनी कौन सी सही है?
अत्यधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। क्या होता है? अत्यधिक। यानी कि कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? नवोड़ा, नवोड़ा का संधि विच्छेद कीजिए। नवोड़ा का संधि विच्छेद कीजिए। तो क्या इसका संधि विच्छेद होगा? नौ धन ऊड़ा, नौ धन ऊड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब कोई बताएगा कौन सी संधि है? संधि है गुण संधि। और गुण संधि पहचानने की जो है तरीका क्या होता है कि ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा मिलती है, तो वहाँ कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। ठीक है। अब नवोड़ा, नवोड़ा में देखिए ओ की मात्रा है ना, इसीलिए कौन सी संधि है? गुण संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब ये बताइए, वर्तमानिक काल के अनुसार तो क्रिया परिवर्तन हो सकती है। अब भविष्य काल के रूप में भी हम क्रिया परिवर्तन कर सकते हैं, भूतकाल के रूप में भी परिवर्तन कर सकते हैं। किसके रूप में नहीं कर सकते? अज्ञार्थक के रूप में नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 31। अब बताइए, कोई ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग होता है। अब ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग दोनों होता है, ठकुरानी भी होता है और ठकुराइन भी होता है। लेकिन ठकुराइन में, ठकुराइन इस तरह बी में जैसे लिखा है वैसे नहीं लिखा रहता है, ठकुराइन कुछ इस तरह लिखा रहता है, ठाकुराइन, यानी बड़ी ई की मात्रा नहीं लगी रहती है। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा नहीं लगी रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ठकुरानी, ठकुरानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 32। 32 में क्या कह रहा है कि आघोष वर्ण कौन सा है, यानी कि आघोष वर्ण, आघोष वर्ण के बारे में पूछ रहा है। तो अब बताइए आघोष वर्ण कौन क्या होते हैं? पहला दूसरा आघोष होता है, बाकी सब साघोष होता है। यानी कि पहला दूसरा क्या होता है? आघोष होता है और बाकी सब साघोष होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या आघोष है, जा आघोष है, हा आघोष है, सा आघोष है। तो इसमें की जो है पहला दूसरा कौन सा होता है? आघोष, यानी कि सा सा हा, यानी कि सा सा हा, तो यानी कि सा कौन सा होगा? आघोष वर्ण। ठीक है, और उस व्यंजन के सा सा हा भी आघोष होते हैं। ठीक है, ये और सा और ये दोनों क्या होते हैं? आघोष। क्या होते हैं? आघोष होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या लिखा रखा है? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 5। कौन कौन से 2 बढ़ जाते हैं? द्रववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अब निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण कौन से होते हैं? वर्ण के जो है पहले, तीसरे और 5वें अक्षर कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण। और दूसरे और चौथे कौन कौन से होते हैं? महाप्राण। ठीक है, अब देखिए आ यानी कि पहला दूसरा ही आ गया। अब ये का मतलब का प्रथम है, हाँ पहला है, और खा छोड़ दिया गया, गा, यानी कि पहला तीसरा दे रखा है, यानी कि अल्प प्राण कौन सा होगा? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसा करोगे वैसा भरोगे कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा वाचक सर्वनाम है? ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो निजता, ना तो प्रश्न का कोई भाव उत्पन्न हो रहा है, ना ही पुरुषवाचक सर्वनाम का, ना ही कोई संबंध बताया जाता है। निजवाचक मतलब कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, यानी निजवाचक तो होगा नहीं, मतलब कि निजता का भी प्रयोग नहीं कर रहा है। तो इसमें कौन सा सही होगा? हाँ ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि एक दूसरे से संबंध बताया जा रहा है। अगर तुम मारोगे तो मार भी खाओगे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सही होगा? सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? अब जल का नीर भी होता है, अम्बु भी होता है,
ठीक है, पानी भी होता है लेकिन अम्बक नहीं होता है। अम्बक किसका पर्यायवाची है? आँख का। किसका पर्यायवाची है? आँख का। किसका पर्यायवाची है? आँख का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागर। ये कई बार पूछा गया होगा, आप लोग सीधे इसको आपको याद ही हो गया होगा। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। इसकी परिभाषा क्या होती है? जहाँ उपमेय में उपमान को मान लिया जाता है। जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, अब जो है और कुछ उसको नहीं चाहिए, अब चंद्रमा के समान ही खिलौना, मतलब चंद्रमा के समान खिलौना नहीं, अब चंद्रमा ही चाहिए। ठीक है, चंद्रमा को क्या मान दिया गया है? खिलौना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेम में भगवान रचना के लिए जयतेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस सम्मान से इनको पुरस्कारित किया गया था? भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा पुरस्कार। अब जैनेंद्र कुमार को जो है एक बार साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। उनकी कौन सी रचना के लिए? मुक्ति बोध। कौन सी रचना के लिए? मुक्ति बोध। कौन सी रचना के लिए? मुक्ति बोध के लिए। कौन सी रचना के लिए? मुक्ति बोध के लिए। कब मिला था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार? 1966 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि रंगभूमि मतलब कि सूरदास किस उपन्यास का पात्र हैं? अब ये बताइए गबन किसकी है? गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की। किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की। किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की। और कर्मभूमि भी प्रेमचंद्र की रचना है। किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की। ठीक है, किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की। और ये बताइए मानस का हंस किसकी रचना है? मानस का हंस किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। अमृतलाल नागर की। तो यानी सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि। रंगभूमि किसका उपन्यास है? सूरदास का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। मतलब कि अपने कंगन में जो है जानकी मतलब सीता माता अपने कंगन के नग में जो है राम भगवान की परछाई को निहार रही हैं। ठीक है, यानी कि इसमें कौन सा जो है अलंकार है? कौन सा रस है? हास्य रस है, करुण रस है, हास्य रस है, करुण रस है, शांत रस है कि श्रृंगार रस है? कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? चांदनी का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? किसका? चांदनी का समानार्थी निम्न में से कौन सा है? तो अब देखिए चांदनी का कौन सा होता है? ज्योत्सना भी होता है, ठीक है, रोशनी भी होता है, चमक भी होता है, लेकिन बिजली जो है किसका है? बिजली की पर्यायवाची और कौन कौन सी? चपला है, दामिनी है, तड़ित है, चंचला है, घनप्रिया है, ये सब जो है इनकी पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्या कह रहा है? 42 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? परिणामवाचक, ठीक है, कौन कौन से भेद होते हैं? परिणामवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और एक कालवाचक होता है। कौन सा वाचक? कालवाचक। कौन सा? कालवाचक। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बा का उच्चारण किस स्थान से हुआ है? अब बा का उच्चारण किससे? अब बा को एक बार बोलिएगा। बा कंठ और ओठ, मतलब कंठ से आवाज़ आ रही है और ओठ से आवाज़ आ रही है, यानी कौन सा व्यंजन है? व्यंजन है कंठोष्ठ। कौन सा है? कंठ ओष्ठ व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? कंठ ओष्ठ व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? कंठ ओष्ठ व्यंजन। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चनों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एक बहुत 10 प्रैक्टिस सेट की सीरीज है जिसमें कि हम लोग आप लोगों को जो है पूरे के पूरे क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। 500 क्वेश्चन आप लोगों को सामने हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप लोगों से हो सके। चलिए बाय बाय, टेक केयर।